हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और आज हम लोग बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के एमपीक्यू के बारे में। बायोमोलिक्यूल्स में मैंने जो एमपीक्यूज लिए हैं उसमें आपको कुछ चीजें ऐसी भी ली है जो एक्यूट याद करके रखना है, कुछ चीजें ऐसी है जो एक्यूट याद करके रखना है। कभी कभी उस पर क्वेश्चंस आए हैं, तो अगर कभी क्वेश्चंस आए हैं तो उसको आप याद करके रखोगे तो आपको फायदा होगा। बायो से रिलेटेड कुछ चीजें हैं तो आपको पता ही है कि उनको हमें याद करना पड़ता है, और अगर हम याद करके रखेंगे तभी हमारा उससे काम हो पाएगा। तो इसलिए बायोमोलिक्यूल्स में जो एमपीक्यूज मैंने इंक्लूड किए हैं उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमको याद करके रखना है। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चंस पे बात करते हैं। जैसे देखिए पहला ही क्वेश्चन आ रहा है ना, तो एक्यूरेटली इसको याद करके रखना है। द डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में पूछा है। अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में पूछा है आपसे, है ना। तो देखो अमाइलोज क्या होते हैं। अमाइलोज हैव 1,4 अल्फा लिंकेज। अमाइलोज में 1,4 अल्फा लिंकेज होता है। अमाइलोज में 1,4 अल्फा लिंकेज होता है और इसके साथ साथ 1,6 अल्फा लिंकेज भी होता है। तो अमाइलोपैक्टिन में 1,6 अल्फा लिंकेज होता है। अमाइलोज में क्या होता है 1,4 अल्फा लिंकेज। अमाइलोज में क्या होता है 1,4 अल्फा लिंकेज, और अमाइलोपैक्टिन में क्या होता है 1,6 अल्फा लिंकेज। 1,6 अल्फा लिंकेज। तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है भैया जी, तो इसको याद करके रखना है, ठीक है। अमाइलोज कैसे होते हैं 1,4 अल्फा लिंकेज, और अमाइलोपैक्टिन कैसे होते हैं 1,6 अल्फा लिंकेज। 1,6 अल्फा लिंकेज, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अमाइलोपैक्टिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अमाइलोपैक्टिन्स जो होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। फ्रक्टोज इज द रिड्यूसिंग शुगर में फ्रक्टोज इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। फ्रक्टोज इज द रिड्यूसिंग शुगर। ग्लूकोज फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर होता है, क्योंकि फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप तो है लेकिन उसके साथ साथ फ्रक्टोज जो है एल्डोहेक्सोज का टॉटोमर होता है। फ्रक्टोज जो है वो एल्डोहेक्सोज का टॉटोमर होता है। फ्रक्टोज इज द टॉटोमर ऑफ एल्डोहेक्सोज। इनोलाइजेशन का फिनोमेना इसके अंदर होता है। इनोलाइजेशन का फिनोमेना इसके अंदर होता है, इसलिए फ्रक्टोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर में शामिल है। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और टॉलरेंस टेस्ट फ्रक्टोज में पॉजिटिव जाता है। फ्रक्टोज में पॉजिटिव जाता है ड्यू टू इनोलाइजेशन। और हम लोग बहुत बार इस पे बात कर चुके हैं, इसके स्ट्रक्चर के चेंजेस भी मैंने आपको बताए हैं, तो डाउट नहीं होना चाहिए कोई, है ना। सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज। सेल्यूलोज इज पॉलीमर ऑफ डेक्स्ट्रोग्लूकोज। सेल्यूलोज क्या होता है डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और इनकरेक्ट स्टेटमेंट अभी तक हमको मिला नहीं है। डी राइबोज शुगर इज प्रेजेंट। डी राइबोज शुगर इज प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में क्या होते हैं डी राइबोज शुगर होती है। डीएनए में क्या होती है डी राइबोज शुगर होती है डीएनए में। डीएनए आरएनए, है ना। तो डी राइबोज शुगर इज प्रेजेंट इन डीएनए, जबकि डीएनए की जो शुगर होती है वो कैसी होती है डी राइबोज शुगर होती है, ना कि डी राइबोज शुगर। तो डी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। डीएनए में क्या होता है डी राइबोज शुगर। डीएनए का नाम ही है डी राइबोज शुगर। डी राइबोज शुगर प्रेजेंट इन डीएनए। प्रेजेंट इन डीएनए। डी राइबोज शुगर नहीं होता है डीएनए में। डीएनए में डी राइबोज शुगर होता है। तो स्टेटमेंट डी इज इनकरेक्ट हियर। स्टेटमेंट डी इज इनकरेक्ट हियर। यहां पे स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द करेक्ट
corresponding order of name of 4s of 4 aldose configuration. Aldose configuration, name of 4s of 4s of 4 aldose with configuration given below. क्वेश्चन एक बार चेक करता हूं मैं. Which one of the following the correct corresponding order of name of 4 aldose with configuration given below. Aldose. The correct corresponding order of names of 4 ऐसा है. names of 4 aldose sugar, मतलब जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो. aldose sugar, order of names of 4 aldose configuration, aldose with configuration given below. तो देखो इसमें कुछ नहीं करना है. ये 4 अल्डोज शुगर दी हुई है, 4 अल्डोज शुगर्स दिए हुए हैं. इन अल्डोजेस को आपको पहचानना है किसको क्या कहते हैं, मतलब किस अल्डोज को क्या कहते हैं, है ना. तो पहला वाला, अब देखो अगर रिस्पेक्टिवली 1 2 दोनों जो है राइट टुवर्ड्स राइट है, 1 2 दोनों टुवर्ड्स राइट है, तो इसको कहते हैं एरिथ्रोस. क्या कहते हैं इसको? एरिथ्रोस कहते हैं. मेरे साथ साथ इसको याद भी करते चलो. 1 2 दोनों राइट है तो इसको एरिथ्रोस कहते हैं. अगर एक लेफ्ट है, सेकंड ये हुआ C2 और ये हुआ C3, तो C2 पर अगर राइट है और C3 पर लेफ्ट है, C2 पर राइट है और C2 पर लेफ्ट है और C3 पे राइट है, तो इसको कहते हैं थ्रियोस. इसको क्या कहते हैं? डी थ्रियोस, डेक्स्ट्रो थ्रियोस. ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है. और अगर 2 3 दोनों लेफ्ट है, 2 3 दोनों लेफ्ट है, तो इसको कहते हैं डी एरिथ्रोस की जगह क्या कहेंगे? एल एरिथ्रोस कहेंगे. इसको क्या कहेंगे? एल एरिथ्रोस कहेंगे. इसको क्या कहेंगे? एल एरिथ्रोस कहेंगे. अगर 2 3 दोनों राइट है, 2 3 दोनों राइट है, तो इसको क्या कहेंगे? डी एरिथ्रोस. 2 राइट है और 2 लेफ्ट है और 3 राइट है, तो इसको कहेंगे डी एरिथ्रोस, मतलब दोनों डेक्स्ट्रो रोटेशन में है. उसके बाद ये आया लीवो रोटेशन में टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो ऐसे याद रखो कि 2 3 दोनों लेफ्ट है, तो इसको क्या कहेंगे? एल एरिथ्रोस कहेंगे, लीवो एरिथ्रोस कहेंगे. और अगर एक टुवर्ड्स ये ऐसा कंसीड होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना, टुवर्ड्स लेफ्ट कंसीड होगा, तो इसको क्या कहेंगे? एल थ्रियोस कहेंगे, लिवो थ्रियोस कहेंगे. इसको क्या कहेंगे? लिवो थ्रियोस कहेंगे. इट इज लिवो थ्रियोस. और सेकंड वाला, तो पहला वाला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? डी एरिथ्रोस. दूसरा वाला क्या हो जाएगा? डी थ्रियोस. तीसरा क्या हो जाएगा? एल एरिथ्रोस. और चौथा वाला क्या हो जाएगा? एल थ्रियोस. ये इनके नाम है, केवल ये नाम पूछे थे कि किस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं, तो इसको अच्छे से याद करके रखना है. सीधे सीधे याद करने वाला क्वेश्चन है ये भी, है ना. अगले पर आते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर? इनमें से कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? तो रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं? जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं. उनको हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं. और वो शुगर्स जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करती है, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं. ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर है, माल्टोज और लैक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है. इसमें बस ये ध्यान रखना है कि डाइसैकेराइड जो है सुक्रोज, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. डाइसैकेराइड सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. माल्टोज और लैक्टोज दोनों रिड्यूसिंग शुगर है. ग्लूकोज तो रिड्यूसिंग शुगर है ही, फ्रक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है, इवन फ्रक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है. लेकिन सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. स्टार्च नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. सेल्यूलोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट सुगर, इनमें से सबसे स्वीटेस्ट सुगर कौन सा है? तो फ्रक्टोज, फ्रूट सुगर भी कहते हैं फ्रक्टोज को। फ्रक्टोज इनमें से सबसे स्वीटेस्ट सुगर है। ये जो दिए हुए हैं इनकी हम बात कर रहे हैं, तो फ्रक्टोज इनमें से सबसे स्वीटेस्ट सुगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोल्टोज इज मेड अप ऑफ, तो मोल्टोज में क्या होता है? मोल्टोज का हाइड्रोलिसिस, मोल्टोज को हमने बहुत बार हाइड्रोलिसिस करके देखा। C12H22O11 इज द मोल्टोज। यहां पे जब आप एंजाइम लगाएंगे मोल्टेज, मोल्टेज एंजाइम जब हम लगाते हैं तो क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनती है। क्या बनता है? दोनों ग्लूकोज बनते हैं। दोनों क्या बनती है? ग्लूकोज बनती है। दोनों क्या बनती है? ग्लूकोज बनती है। जबकि सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, सुक्रोज का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है? ये हो गया मोल्टोज, मोल्टोज। और सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये है सुक्रोज। सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, जिसका मेजर पोर्शन जो है वो लीवो रोटेटरी में चला जाता है। उसी फिनोमेना को हम इन्वर्जन भी बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ डेक्सोलीवो दोनों बनते हैं, लेकिन मेजॉरिटी क्या रहे हो जाती है? लिवो की हो जाती है। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों बनाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों बनाता है सुक्रोज, है ना ये। और जबकि मोल्टोज क्या है? दोनों ग्लूकोज यूनिट बनाती है, जिसमें से जिसमें जो स्ट्रक्चर के हिसाब से यहां पे जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से क्या बनेगी? दोनों ग्लूकोज की यूनिट बनेगी। और ये रहता है एक अल्फा डी ग्लूकोज। दोनों कैसे रहते हैं? सिमिलर रहते हैं। दोनों कैसे रहते हैं? सिमिलर रहते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ये ध्यान रखना है। अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज की दो यूनिट्स बनती है। ग्लूकोज रिएक्ट विथ फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन। फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन क्या बनता है? ग्लूकोसाजोन बनता है। फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आया CHO, CHOH, 2 कार्बन पे हम काम करते हैं इसमें, बाकी सारे रिजर्व रहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और ये CH2OH, ये ग्लूकोज। अब रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन से NH2 NH NH2 NH C6H5 NH2 NH C6H5 NH2 NH C6H5। ठीक है, यहां तो सीधा सीधा एल्डिहाइड है तो रिएक्ट हो जाएगा। फिर ये अपना एक हाइड्रोजन इसको प्रोड्यूस करेगा, तो यहां से निकलेगी अमोनिया। ये एक H इधर से शिफ्ट होके इसके पास जाएगा तो ये बन गया एनिलीन। अब यहां पे आ गया CHO ग्रुप, तो ये आ जाएगा यहां से ये। और इस कंपाउंड में क्या बन गया? CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 C डबल बॉन्ड N NH C6H5। इस कंपाउंड को हम कहते हैं ग्लूकोसाजोन। क्या कहते हैं इस कंपाउंड को? हम ग्लूकोसाजोन कहते हैं। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ग्लूकोसाजोन। तो देखो क्या कंपाउंड बनेगा? डबल बॉन्ड NOH, अच्छा कंडीशन डाल दिया था डी ग्लूकोज, कंडीशन इज डी ग्लूकोज। अच्छा हाइड्रोक्सिलेमाइन है, रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिलेमाइन। मैंने फिनाइल हाइड्रोजीन से इसको ट्रीट कर दिया। अच्छा ये मैंने ले लिया था फिनाइल हाइड्रोजीन से। चलो एक और रिएक्शन बता देते हैं। फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोसाजोन बनेगा। इसको भी याद रख लो। फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोसाजोन बनेगा। अब आपके वाले रिएक्शन को बता देता हूं। तो CHO ग्रुप
सीधा सीधा CHO ग्रुप का रिएक्शन है, ग्लूकोज के साथ। C2 इसका इस तरीके का रहता है, CHOH होल थ्राइस CH2OH, CH2OH। अब किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? फेनाइल हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ। तो हाइड्रोक्सिलेमिन का फॉर्मूला क्या होता है? NH2OH। हाइड्रोक्सिलेमाइन इज NH2OH, तो ये निकला वाटर, और आपका फाइनल कंपाउंड क्या बन गया? डबल बॉन्ड NOH, और ये सेकेंड OH जो रहता है वो सेम साइड रहेगा, CHOH होल थ्राइस लिख देता हूं मैं इसको, और CH2OH। अब सर्च कर लेते हैं इसमें से क्या आंसर जा रहा है। सेकंड इस साइड रहता है, थर्ड इस साइड रहता है। सारे कार्बन को नोट करना पड़ेगा, मतलब तब जाके आएगा। NOH सब में कॉमन है, NOH मिल गया है मुझे, तो इसके बाद OH टुवर्ड्स राइट रहेगा, थर्ड पे लेफ्ट रहेगा, फिर फोर्थ फिफ्थ राइट रहता है, फोर्थ फिफ्थ राइट रहेगा। अल्फा डी ग्लूकोज, फोर्थ फिफ्थ राइट, सेकंड राइट, थर्ड लेफ्ट, सेकंड राइट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ फिफ्थ राइट। आंसर हो जाएगा डी। अल्फा डी ग्लूकोज का रिएक्शन होता है और क्या बनता है? कंपाउंड ग्लूकोक्सिम। क्या बनता है? कंपाउंड ग्लूकोक्सिम। क्या कंपाउंड बनता है? ग्लूकोक्सिम बनता है। द कंपाउंड इज ग्लूकोक्सिम। तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा था फर्स्ट और थर्ड में। ये जो सेकंड तो लेफ्ट था, तो सेकंड लेफ्ट रहता नहीं है, थर्ड लेफ्ट रहता है, फोर्थ फिफ्थ में से फोर्थ फिफ्थ दोनों राइट रहता है अल्फा डी ग्लूकोज के अंदर, और ये अल्फा डी ग्लूकोज का रिएक्शन है। ग्लूकोक्सिम इज द कंपाउंड। आंसर इज डी फॉर द क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट रोटेट द plane of polarized beam of light to the left, rotate the plane polarized beam of light to the left। मतलब कौन सा लीवो रोटेटरी होता है? कौन सा लीवो रोटेटरी होता है ये पूछा है। कौन सा लीवो रोटेटरी कंपाउंड है इसमें से, ये पूछा है सीधा सीधा। मोल्टोज, अल्फा डी बनाता है, लैक्टोज में भी डी ग्लूकोज होता है। ये दो तो आंसर हो ही नहीं सकते हैं। अब बचा फ्रक्टोज। अच्छा, दो माइनस साइन है तो आंसर हो जाएगा लीवो रोटेटरी का आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज हमेशा क्या होता है? लीवो रोटेटरी कंपाउंड होता है। फ्रक्टोज इज द मेजॉरिटी ऑफ लीवो रोटेटरी कंपाउंड। प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर ले जाने का काम कौन करेगा? फ्रक्टोज। और सुक्रोज में भी फ्रक्टोज के बनने के कारण ही वो लीवो होता है, इसलिए ध्यान रखना है कि मेजर आंसर क्या होगा इसका। फर्स्ट और डी, ए और डी में कंफ्यूजन है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि फ्रक्टोज के बनने के कारण ही सुक्रोज जो है वो लीवो रोटेटरी हो जाता है, इसलिए इसमें से फाइनल आंसर क्या होगा? फ्रक्टोज होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर? इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है? तो आंसर हो जाएगा लैक्टोज। लैक्टोज इज द रिड्यूसिंग शुगर। लैक्टोज जो है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और टॉलरेंस टेस्ट दोनों पॉजिटिवली देता है। लैक्टोज इज द रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, वेयर maltose is reducing sugar. Among the following the incorrect statement is, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है? Anomers are special case of apimers. All apimers are anomers. Apimers and anomers both are distereoisomers. क्या पूछा इसमें से? इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? एपीमर्स
and anomers both are distereoisomers and all the statements are correct. एनोमर्स क्या होते हैं? जिसमें C1 पर कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है वो एनोमर्स होते हैं। जिसमें C1 पर कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है वो एनोमर्स होते हैं, और जिसमें C2 पर कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है वो एपीमर्स होते हैं। जिसमें C2 पर कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है वो एपीमर्स होते हैं। जिसमें C2 पर कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है वो एपीमर्स होते हैं। जिसमें C2 पर कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है वो एपीमर्स, और जिसमें C1 पर कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है वो एनोमर्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसको ढूंढना है ना। अमोंग द फॉलोइंग द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है? एनोमर्स आर स्पेशल केस ऑफ एपीमर्स। अगर C1 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा तो एनोमर्स, C2 पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो एपीमर्स। लेकिन इसमें जो सेकंड पॉइंट है, ऑल एपीमर्स आर एनोमर्स, ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सभी एपीमर्स एनोमर्स नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है। एपीमर्स डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओनली एट काइरल सेंटर। एपीमर्स जो होते हैं ओनली काइरल सेंटर पर, केवल एक काइरल सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन C2 पर कॉन्फ़िगरेशन के डिफर के कारण आते हैं, ठीक है। जबकि एनोमर्स जो होते हैं, एनोमर्स आर डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन और स्पेशली एट एसिटल और हेमी एसिटल कार्बन। तो एनोमर्स में एसिटल या हेमी एसिटल कार्बन पर डिफरेंस क्रिएट होता है, जबकि एपीमर्स डिफर्स ओनली इन कॉन्फ़िगरेशन एट वन काइरल सेंटर। इसलिए सभी एपीमर्स एनोमर्स नहीं हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट यहां पे इनकरेक्ट है। नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड, इनमें से कौन सा नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड है? नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड इनमें से कौन सा है? तो अगर आपको पूरी लिस्ट याद होगी तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, और मैंने आपको बताया था कि ये लिस्ट आपको याद करके रखना है। कम से कम असेंशियल अमाइनो एसिड की पूरी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, तभी आप असेंशियल और नॉन असेंशियल का डिफरेंस कर पाओगे। तो क्या नाम ध्यान रखना है? वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनाइन, मीथियोनाइन और लाइसिन, आर्जिनाइन और हिस्टाडाइन। आर्जिन, हिस्टाडाइन और लाइसिन, ये तीनों भी असेंशियल अमाइनो एसिड हैं। तो लाइसिन असेंशियल है। वैलिन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वैलिन इज नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? वैलिन। वैलिन इज नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कम से कम असेंशियल या नॉन असेंशियल, जो भी आपको आसान लगते हैं, सब तो एक जैसा ही है, तो कम से कम आप असेंशियल अमाइनो एसिड की पूरी लिस्ट याद कर लीजिए। लाइसिन, ल्यूसिन, एलानिन, ये तीनों जो है असेंशियल अमाइनो एसिड हैं, और इसमें से केवल वैलिन जो है वो नॉन असेंशियल, नहीं वैलिन तो असेंशियल है यार, वैलिन इज असेंशियल, सॉरी, वैलिन असेंशियल है। वैलिन, ल्यूसिन, वैलिन, ल्यूसिन, वैलिन, ल्यूसिन और एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन और एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, वैलिन, ल्यूसिन, वैलिन, ल्यूसिन, लाइसिन। देखो असेंशियल में आ जाएगा आपका असेंशियल अमाइनो एसिड के लिस्ट में आपके पास वैलिन असेंशियल है, लाइसिन भी असेंशियल है, वैलिन, लाइसिन, और इसके बाद क्या था? ल्यूसिन और एलानिन। तो एलानिन और ल्यूसिन, एलानिन और
ल्यूसिन। तो ल्यूसिन भी असेंशियल अमाइनो एसिड की कैटेगरी में आता है। ल्यूसिन इज ऑल्सो असेंशियल अमाइनो एसिड। इसमें से आंसर आएगा, इसमें से जो आंसर है वो है एलानिन। एलानिन इज नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। एलानिन इसमें से नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड है। तो ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए डी। आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? डी हो जाएगा। डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, एलानिन इज द नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। वैलिन, लाइसिन और ल्यूसिन, वैलिन, लाइसिन और ल्यूसिन तीनों, इसके अलावा हिस्टाडाइन, आर्जिनाइन, मीथियोनाइन, थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानिन, आइसोल्यूसिन भी एसेंशियल अमाइनो एसिड की लिस्ट में शामिल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन्स इंटैक्ट ड्यूरिंग डीनेचुरेशन। तो कौन सा इंटैक्ट रहता है, मतलब कौन सा इफेक्टेड नहीं होता है? तो कौन सा इफेक्टेड नहीं होगा? ओनली प्राइमरी स्ट्रक्चर। ओनली प्राइमरी स्ट्रक्चर इज इंटैक्ट। ओनली प्राइमरी स्ट्रक्चर इज इंटैक्ट ड्यूरिंग डीनेचुरेशन। प्राइमरी स्ट्रक्चर में डीनेचुरेशन नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। ल्यूसिन इज, अच्छा इंसुलिन इज, सॉरी इंसुलिन इज, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है। उसके साथ साथ इंसुलिन हार्मोन भी होता है। तो ए एंड सी इज द आंसर। ए एंड सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंसुलिन ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन के लिए काम करता है, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन के लिए काम करता है। इंसुलिन एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है क्योंकि उसको एक जगह से दूसरे जगह तक डिफ्यूजन से जाना होता है, और हार्मोन भी है इंसुलिन के साथ साथ। द सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर, मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे जाता है उससे रिलेटेड है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे जाता है उससे रिलेशन है इसका। तो डीएनए क्या करता है? पहले आरएनए को मैसेज करता है। तो डीएनए टू आरएनए जाएगा, फिर आरएनए से क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ये इसका मैकेनिज्म है। तो डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस। In a protein molecule, various amino acids are linked. Various amino acids are linked together by. तो प्रोटीन है, अमाइनो एसिड यूनिट्स कैसे जुड़े होते हैं? तो जैसे मैं एक सिंपल अमाइनो एसिड की बात कर लेता हूं, ग्लाइसिन की, NH2CH2COH, NH2CH2COH इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना है। NH2CH2COH पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड होता है, यहां से ये वाटर निकलेगा और ये आया NH2CH2CO, NHCH2 और ये COH। तो यहां पे जो बॉन्ड बनता है इसको हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। 3 जगह पे बॉन्ड पूछ सकते हैं, मैंने आपको बताया है। प्रोटीन्स जो होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। ग्लूकोज की यूनिट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ती है, और डीएनए आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो फॉस्फेट डाइएस्टर बॉन्ड, 3,5 फॉस्फेट डाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग द काइरल अमाइनो एसिड इज, कौन सा काइरल है? इथाइल अलानिन, मिथाइल ग्लाइसिन, 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल सारीन और ट्रिप्टोफैन। तो इसमें से कौन से काइरल हैं ये ढूंढना है हमें।
अच्छा, अकाइरल पूछा है, कौन सा अकाइरल है, इसको ध्यान रखेंगे। ये यहां दिख रहा है, अब दिखा मुझे, अकाइरल कौन सा है, मतलब अकाइरल अमीनो एसिड का एग्जाम्पल कौन सा है। तो देखो इथाइल एलानीन में क्या होगा, C2H5, C2H5 के साथ आ जाएगा, C2H5 के साथ C, NH2, NH2, CH3 और ये COH। तो ये तो काइरल हो जाएगा। यहां पे एक NH2 है, एक CH3 है, एक C2H5 है और एक COH है। तो ये कैसा हो गया, काइरल हो गया। इट इज काइरल। ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, काइरल हो जाएगा। इसके बाद 2 मिथाइल ग्लाइसिन है, 2 मिथाइल ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन क्या होता है, NH2CH2COH। तो ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर में, ग्लाइसिन में आ जाएगा CH3CH, NH2COH, ये हुआ मिथाइल ग्लाइसिन, 2 मिथाइल ग्लाइसिन। तो ये भी क्या हो जाएगा, काइरल हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, काइरल हो जाएगा। इसके बाद आया 2-हाइड्रोक्सी मिथाइल सेरीन, 2-हाइड्रोक्सी मिथाइल सेरीन, 2-हाइड्रोक्सी मिथाइल सेरीन। तो 2-हाइड्रोक्सी मिथाइल सेरीन, 2-हाइड्रोक्सी मिथाइल सेरीन, CH2OH, COH, C के साथ CH2OH, NH2COH। तो यहां पे दो CH2OH ग्रुप आइडेंटिकल आ जाएंगे, दो CH2 ग्रुप आइडेंटिकल आ जाएंगे। तो आपको मिल जाएगा आंसर, अकाइरल सेंटर है इसके अंदर, अकाइरल। ये काइरल शो नहीं करेगा। 2-हाइड्रोक्सी मिथाइल सारीन, 2-हाइड्रोक्सी मिथाइल सारीन में दो CH2OH ग्रुप है, दो CH2OH ग्रुप उसके स्ट्रक्चर में है। और ट्रिप्टोफैन भी जो होता है वो काइरल सेंटर रखता है, ट्रिप्टोफैन के अंदर भी काइरल सेंटर होता है। तो अकाइरल सेंटर वाला कौन सा हो जाएगा, 2-हाइड्रोक्सी मिथाइल सारीन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अमोंग द फॉलोइंग कंपाउंड मोस्ट बेसिक अमाइनो एसिड। तो कॉमनली अमाइनो एसिड बेसिक कब होगा, जब उस अमाइनो एसिड के अंदर, जब उस अमाइनो एसिड के अंदर एक से ज्यादा बेसिक ग्रुप होगा। कौन सा अमाइनो एसिड इसमें से बेसिक होगा, ये पूछा है। और अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं, हिस्टाडाइन। तो हिस्टाडाइन में एक NH2 और एक COH ग्रुप रहता है हिस्टाडाइन के अंदर। हिस्टाडाइन के अंदर एक NH2 और एक COH ग्रुप रहता है हिस्टाडाइन में, ठीक है। दूसरा क्या है, सारीन। तो सारीन में भी एक NH2 ग्रुप रहता है, सारीन में भी एक NH2 ग्रुप रहता है। इसके बाद है एस्पर्जेनाइन और इसके बाद है लाइसिन। इसमें से आंसर है लाइसिन। लाइसिन के अंदर दो NH2 ग्रुप रहते हैं, लाइसिन के अंदर दो NH2 ग्रुप रहते हैं, NH2 CH2 का होल 4, NH2 CH2 का होल 4, CH NH2 COH। ये है लाइसिन का स्ट्रक्चर। तो दो NH2 ग्रुप वाला है, इसलिए इसका नेचर जो होगा वो मोर बेसिक होगा एज कंपेयर टू अदर्स, एज कंपेयर टू अदर्स। तो बेसिक अमाइनो एसिड का एग्जांपल होगा, मोस्ट बेसिक का एग्जांपल होगा इसमें से लाइसिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इज द वाटर सोल्यूबल। तो विटामिन सी और विटामिन बी की सभी ब्रांचेस कैसी होती है, वाटर सोल्यूबल विटामिन की कैटेगरी में आती है। इसमें से आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी कैसा है, वाटर सोल्यूबल विटामिन की कैटेगरी में आता है। इसके साथ साथ ध्यान रखना है विटामिन बी केवल जो है एच को छोड़कर, है ना, एच को छोड़कर बाकी सभी वैरायटी यहां भी किसमें आती है, वाटर सोल्यूबल में आती है। मतलब B1, B2, B3, B5, B6,
B12 सारे के सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं। B12 के बारे में एक बात और ध्यान रखना है, B12 इज स्टोर्ड इन लीवर फॉर सम टाइम। B12 भी कभी कभी लीवर में स्टोर होता है थोड़े समय के लिए। Which one of the following statement is not correct? Ovalbumin is a simple food reverse in egg white. Blood protein, thrombin and fibrinogen are involved in blood clotting. Denaturation makes the protein most active. तो incorrect statement हो जाएगा denaturation makes the protein inactive होना चाहिए, make the protein inactive। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इंसुलिन मेंटेन शुगर लेवल इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये भी करेक्ट है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। टोकोफेरॉल, तो देखो के को कहते हैं फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, और ई को कहते हैं टोकोफेरॉल। स्टेरिलिटी इन फीमेल से रिलेटेड रहता है और स्किन डिसीजेस भी होते हैं। विटामिन एच इज कॉल्ड बायोटिन, विटामिन डी इज कॉल्ड कैल्सीफेरॉल, सी इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड, ए इज कॉल्ड रेटिनॉल, ए को कहते हैं रेटिनॉल। तो टोकोफेरॉल है विटामिन ई, विटामिन ई इज कॉल्ड टोकोफेरॉल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए? तो डीएनए में कौन से बेस होते हैं, सीधे सीधे ध्यान रखना है, एटीजीसी, एटीजीसी, ठीक है, एटीजीसी, आर्डिनाइन, थायामाइन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो क्विनोलाइन नाम का कोई बेस डीएनए में प्रेजेंट नहीं रहता है। आरएनए रहता तो एयूजीसी रहता, आरएनए रहता तो एयूजीसी रहता, ये भी ध्यान रखेंगे। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए इज अ एरा बायोनोस रिस्पेक्टिवली। करेक्ट स्टेट डीएनए के बारे में क्या है, द शुगर कंपोनेंट इन आरएनए इज एराबायोनोस एंड शुगर कंटेंट इन डीएनए इज राइबोस। तो एक में डीऑक्सीराइबोज शुगर रहती है डीएनए में, और आरएनए में क्या रहती है, राइबोज शुगर रहती है। अराइबोज शुगर इन अराइबोज शुगर है, वो ए दो बार हो गया, इसमें कंफ्यूजन कर रहा है। और डीएनए में क्या रहती है, करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए, द शुगर कंटेंट इन आरएनए इज डीऑक्सी, नो, the sugar content in RNA is ribose and the sugar content in DNA is 2-deoxyribose। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए, सी हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से क्या हो जाएगा, आंसर सी। आरएनए में राइबोज शुगर रहती है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर रहती है। आरएनए में राइबोज और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज। एक मिनट, इसको राइबोज एंड competent in DNA is 2-deoxyribose. The sugar component in RNA is a ribose and sugar component in DNA is 2-deoxyribose. Deoxyribose. The sugar component in DNA is a ribose. अच्छा, राइबोनोस दिया हुआ, नो, ये यहां पे ध्यान रखना है, ये राइबोनोस नहीं होता, ये इनकरेक्ट हो रहा है। आंसर हो जाएगा डी, सॉरी, करेक्ट आंसर इज डी, राइबोस। राइबोस शुगर होती है डीएनए में और आरएनए में क्या होती है, 2-deoxyribose होती है। तो आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे राइबोनोस लिखा हुआ है, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, तो आपको इसको ध्यान देना है कि राइबोनोस नहीं होती, राइबोस होती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस और आरएनए में राइबोज शुगर होती है, आरएनए में राइबोज शुगर होती है। Which one of the following hormone produced under the condition of stress
विच स्टिमुलेट द ग्लाइकोसिनोलाइसिस, वो हार्मोन है एड्रीनालिन, दैट हार्मोन इज एड्रीनालिन। वो हार्मोन कौन सा है? एड्रीनालिन। फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट वाला जो हार्मोन है वो एड्रीनालिन है। The question is, which one of the following statement is not true about RNA? RNA के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, ये ढूंढना है। तो RNA is mainly found in the cytoplasma, present in the cytoplasma of the cell, ये करेक्ट है। It has always double strand alpha helix structure. It is incorrect. It is incorrect. It controls the synthesis of protein, ये भी correct है। It usually does not replicate, ये भी correct है। तो what is the correct answer for this question is, it has always a double helix, double alpha helix structure. It is single strand structure. It is single strand structure. It is not double helix structure. Next question is, reaction of glucose with HI. अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है ग्लूकोज में, बिल्कुल सही बात है। इसमें से क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा ये देखना है। तो ग्लूकोज HI के साथ जब रिएक्शन करता है, ग्लूकोज जब HI के प्रेजेंस में रिड्यूस होता है तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाता है, ओपन चेन हेक्सेन बना के देता है। C6H12O6 का रिडक्शन जब हम HI के प्रेजेंस में करते हैं तो कंपाउंड क्या बनता है? नॉर्मल हेक्सेन बनता है। क्या कंपाउंड बनता है? नॉर्मल हेक्सेन इज द कंपाउंड फॉर्म। इस रिएक्शन में बनने वाले कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल हेक्सेन। एंड इट जस्टिफाई द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इट जस्टिफाई द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करता है। इंटर कन्वर्जन बिटवीन anomeric forms of carbohydrate, anomeric form of carbohydrate, anomeric form of carbohydrate का conversion। तो anomeric form of carbohydrate मतलब anomeric form of conversion of carbohydrate को हम क्या कहते हैं, ये कौन सा फिनोमेना है, इसके बारे में आपको बात करनी है। इंटरकन्वर्जन बिटवीन एनोमेरिक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और आंसर है म्यूटा रोटेशन। आंसर क्या है? म्यूटा रोटेशन। आंसर क्या है? म्यूटा रोटेशन। क्या होता है म्यूटा रोटेशन? स्पॉन्टेनियस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। स्पॉन्टेनियस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, जैसे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के एनोमर्स हैं। अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के एनोमर्स हैं, और जब इनके फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर को हम बनाते हैं तो दोनों जो है 52.5 डिग्री के एंगल पर इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कन्वर्ट होते हैं। एक 110 से लगभग 110 से 52.5 पे जाता है, और एक 19 डिग्री से 52.5 डिग्री तक रोटेट करता है। दिस फिनोमेना इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर? तो इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर का इन्वर्जन, तो सुक्रोज का कन्वर्जन होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, डी ग्लूकोज और एल फ्रक्टोज में, जिसमें फ्रक्टोज का कॉम्पोजिशन जरूरत से ज्यादा रहता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ inversion of can sugar, hydrolysis of sucrose, production of equimolar mixture of glucose and fructose, change in specific rotation of the reaction mixture, all the above. The production of glucose and fructose, change in specific rotation भी naturally change होगा, hydrolysis of sucrose भी होगा, आंसर हो जाएगा इसका डी। इसमें से जो संभावित आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी। ये सारे फिनोमेना होते हैं उसमें, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि जो लिवोरोटेटरी का कॉम्पोजिशन रहता है वो बाद में बहुत ज्यादा हो जाता है, इसमें बाद में बहुत ज्यादा
लीवो रोटेशन का कंपोजिशन इसमें आ जाता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज करेक्ट। प्रोडक्शन ऑफ इक्वी मोलार मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इनिशियली ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है, और उसके बाद चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन, दोनों के स्पेसिफिक रोटेशन में भी डिफरेंसेस रहते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। ओके, तो दिस इज अबाउट एमपीक्यू ऑफ दिस यूनिट।